यहाँ अब हम पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑन इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। ठीक है, पार्ट 6 है। इसके पहले मैं सब डेफिनेशन आपको रिंग, सब रिंग, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड बता चुकी हूँ। देखिए, अभी हमने इसके पहले जो इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में देखा, तो इंटीग्रल डोमेन में क्या था कि रिंग की आपकी विदाउट जीरो डिवाइजर जो प्रॉपर्टी थी वो होती थी, फील्ड में नहीं थी। ठीक है, तो अगर मुझे ये थ्योरम है कि एवरी फील्ड इज नेसेसरी एन इंटीग्रल डोमेन, कि प्रत्येक फील्ड एक पूर्णांकीय प्रांत होता है परंतु विलोम सत्य नहीं है। मीन्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब कि इंटीग्रल डोमेन तो है पर वो फील्ड हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, पर फील्ड है तो वो इंटीग्रल डोमेन होगा ही, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लेके चलेंगे एफ प्लस डॉट, एक फील्ड लेके चलेंगे, इसको मैं बताऊंगी इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन मतलब मेन चीज मुझे बताना है इसमें विदाउट जीरो डिवाइजर, बाकी सब प्रॉपर्टी इसमें होती है इंटीग्रल डोमेन की। तो चूंकि एफ प्लस डॉट एक फील्ड हमें दे रखा है, मतलब ये कॉम्यूटेटिव रिंग है, इसके पास यूनिटी है, एंड मेन चीज इसके पास कि कोई नॉन जीरो एलिमेंट्स यदि एफ में है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मतलब फॉर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू एफ, तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। किस प्रकार है कि ए इनवर्स इक्वल टू 1, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी के इक्वल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब आप समझते ही हैं कि ए में हम जिसका मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मिल जाए। तो ये तीन चीज हमारे पास में है। हम दिखाएंगे यहाँ पर ये गिवन, क्योंकि फील्ड दे रखा है, मतलब ये सब है। अब हमको शो करना है कि एफ प्लस डॉट मतलब जो फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन है। तो इंटीग्रल डोमेन मीन्स हमें बताना है कि इट इज सफिशिएंट टू शो कि विदाउट जीरो डिवाइजर, हमें बताना है कि हैंस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट कि फील्ड, हम ये बताएंगे कि फील्ड विदाउट जीरो डिवाइजर शून्य भाजक रहित है। तो शून्य भाजक रहित में आप सब समझते हैं कि क्या दिखाना हमें बताना है कि विच इम्प्लाइज मीन्स ए बी इक्वल टू जीरो यदि है फील्ड में, तो विच इम्प्लाइज या तो ए जीरो या बी जीरो, ये हमें शो करना है। ठीक है, फील्ड को हमें ये शो करना है। तो हम लेके चलेंगे यहाँ पर इसको और इससे ये बताएंगे। तो लिखिए यहाँ पर पहले हम मान लेंगे कि माना कि जो ए है, हाँ, तो यहाँ हम लेके चलेंगे माना ए डज नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू एफ। तो चूंकि फील्ड है तो उसके नॉन जीरो एलिमेंट्स का उसके पास इनवर्स है, तो विच इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। अब देखिए, जो हमें शो करना है कि ए बी यदि जीरो है तो हमें या तो ए को जीरो बताना है या बी को। तो मैंने माना कि ए बी जीरो तो है बट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये लेके चल रहे हैं। तो हमें क्या शो करना है, हमें बताना है यदि ए जीरो नहीं हम लेके चल रहे हैं तो बी को जीरो बताना है। क्लियर। तो चूंकि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो और ये बिलोंग्स टू एफ है तो इसका इनवर्स है इसके पास में, तो मैं इसके दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, ए इनवर्स जीरो, रीजन देंगे क्योंकि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो विच इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, नॉन जीरो का उसके पास में इनवर्स है। अब यहाँ पर हमने लगाई एसोसिएटिव, तो ए इनवर्स बी इक्वल टू ए इनवर्स जीरो मीन्स जीरो, तो ए इनवर्स ए मीन्स ई बी मीन्स बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला बी इक्वल टू जीरो। तो ए जीरो नहीं था तो बी जीरो, तो यहाँ से हमने प्रूव करा यदि ए बी इक्वल टू जीरो तो विच इम्प्लाइज बी इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं था, मतलब कोई एक जीरो हो गया तो ये क्या हो गया, जीरो डिवाइजर हो गया, विदाउट जीरो डिवाइजर। अब दूसरा केस इसी तरह से सिमिलरली अब हमने लिया कि ए बी इक्वल टू जीरो, इस ये दे रखा है, हमने माना कि बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें बी जीरो नहीं है। तो बी जीरो नहीं है तो मुझे क्या शो करना पड़ेगा, मुझे शो करना पड़ेगा फिर ए जीरो है। तो सिमिलरली यहाँ लिख लेंगे इसी प्रकार, तो बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ मैं करूँगी तो इसका मतलब बी जीरो नहीं है, तो बी इनवर्स किस में बिलोंग्स होगा, एफ में, फील्ड की डेफिनेशन से। क्लियर, क्योंकि नॉन जीरो का ही उसके पास इनवर्स है। तो हम करेंगे अब यहाँ पर ए बी बी इनवर्स का दोनों साइड मल्टीप्लाई, यहाँ जाएगा जीरो बी इनवर्स, बी इनवर्स मीन्स ए इक्वल टू जीरो मीन्स ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए इक्वल टू जीरो मीन्स यदि ए बी दो का प्रोडक्ट जीरो है और बी डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमें ये मिल रहा है यहाँ से विच इम्प्लाइज ए इक्वल टू जीरो, मतलब ए जीरो है। तो ये किसकी को प्रूव करता है, ये बताता है मीन्स एफ इज विदाउट जीरो डिवाइजर, एफ शून्य भाजक रहित है। ये क्या शो करता है, एफ शून्य भाजक रहित है। और एफ फील्ड यदि विदाउट जीरो डिवाइजर है तो क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, हैंस एफ प्लस डॉट इज ए इंटीग्रल डोमेन। क्लियर, तो एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन, ये हमने प्रूव कर दिया।
बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी, कन्वर्स कह नहीं सकते कि वो हमेशा ट्रू ही हो, ठीक है। तो उसके लिए हम हमेशा जब कन्वर्स इज नॉट ट्रू होता है तो इसको हम एग्जाम्पल देते हैं। तो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगी जो इंटीग्रल डोमेन तो है बट फील्ड नहीं है। तो हम जानते हैं कि आई प्लस डॉट सेट ऑफ इंटीजर्स एंड ये डॉट, ये एक इंटीग्रल डोमेन होता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर वी नो डैट आई प्लस डॉट इज ए इंटीग्रल डोमेन। हम जानते हैं कि यह एक पूर्णांकीय प्रांत है, परंतु क्या है फील्ड है नहीं, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सभी एलिमेंट्स के इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, केवल 1 और -1 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि आई प्लस डॉट में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सभी एलिमेंट्स के नहीं है, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ आई हैज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अदर देन 1 एंड -1। 1 और -1 को छोड़कर इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, इसलिए आई प्लस डॉट इज नॉट अ फील्ड। ये इसका एग्जाम्पल देकर आप शो करेंगे, इसलिए यह फील्ड नहीं है। तो इसकी एक थ्योरम हुई। अब सेकंड थ्योरम, अब जो नेक्स्ट थ्योरम है वो भी बहुत आईएमपी है। अभी हमने इसके पहले वाले में क्या बताया था कि एवरी फील्ड इज अ इंटीग्रल डोमेन, तो उसमें मैंने कोई कंडीशन नहीं डाली थी कि फील्ड क्या होना चाहिए। अब ये थ्योरम है कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, मतलब कोई भी इंटीग्रल डोमेन यदि फील्ड होगा तो कंपलसरी होगा कि उसमें एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, फाइनाइट। तो यहाँ कंडीशन डलेगी कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। यहाँ हम ये प्रूव करेंगे। देखिए एक तो थ्योरम ये आती है, इसी को ही चेंज करके उसने इस लैंग्वेज में भी लिखता है, परंतु यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन है तो आपको सब पता है कि आपके पास क्या है। आपके पास यूनिट एलिमेंट कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यूनिटी है एंड विदाउट जीरो डिवाइजर है। बट यहाँ पर क्या दे रखा है, दूसरा स्टेटमेंट होता है अ फाइनाइट नॉन जीरो कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज ए फील्ड। यहाँ पर यूनिट एलिमेंट्स नहीं दे रखा है, देखिए कॉम्यूटेटिव रिंग दे रखा है, विदाउट जीरो डिवाइजर दे रखा है, फाइनाइट दे रखा है, तो यहाँ पर यूनिट नहीं दे रखा है। इसमें यूनिट है क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन दे रखा है, तो इंटीग्रल डोमेन में कॉम्यूटेटिव रिंग है, विदाउट जीरो डिवाइजर है, बट ये यहाँ पर यूनिट एलिमेंट्स भी है और इसमें नहीं है। तो ये दोनों टाइप के अगर थ्योरम आती है तो मैं इसको एक ही उसमें कर रही हूँ। अगर ये वाला पूछा है तो आपको दोनों पार्ट करना पड़ेंगे इसके, मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट डाल रही हूँ इसमें। और यदि ये पूछा है तो आपको फर्स्ट पार्ट नहीं करना है, केवल सेकंड पार्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम लेकर चलेंगे, हमें दे रखा है यहाँ पर ये फाइनाइट होना चाहिए, तो मैंने लिखा कि लेट डी बी ए फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। अभी यहाँ यूनिट लेके नहीं चल रही हूँ, ठीक है। तो चूंकि फाइनाइट है तो इसके अंदर हम एलिमेंट्स कितने डालेंगे, एन। तो माना कि डी में एन एलिमेंट्स हैं, तो मैंने डी के एलिमेंट्स लिए, डी इक्वल टू लिए A1 A2 AN आर डिस्टिंक्ट। ये सभी एलिमेंट्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर मैंने एन एलिमेंट्स लिया है तो ऑल डिस्टिंक्ट। अब इसी डी को इसको मुझे बताना है फील्ड। तो फील्ड में मुझे क्या बताना रहेगा, विदाउट जीरो डिवाइजर है मेरे पास, ठीक है, कॉम्यूटेटिव है, तो मुझे केवल यूनिट एलिमेंट्स और बताना रहेगा कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स एज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ध्यान दीजिए किसी भी इंटीग्रल फील्ड में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इंटीग्रल डोमेन रखा है तो केवल एक बताएंगे, और यदि ये दे रखा है तो हम यूनिट भी बताएंगे और एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स एज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दो बताएंगे। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि हैंस इज ऑर्डर। तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे कि लेट डी बी ए फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। क्योंकि फाइनाइट है तो उसके अंदर हम एन एलिमेंट्स लेके चलेंगे, तो डी को लिया मैंने A1 A2 AN। अब मुझे डी को बताना है फील्ड, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रूव डी इज ए फील्ड, मुझे बताना है डी एक क्षेत्र है, तो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट, मतलब इतना दिखाना पर्याप्त होगा कि क्या दिखाएंगे हम, क्योंकि पहले वाली थ्योरम को भी मैं लेके चल रही हूँ, तो हम दिखाएंगे 1 बिलोंग्स टू डी यूनिट एलिमेंट्स, तो देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू डी सच दैट 1 डॉट ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू डी, मतलब उसके अंदर आइडेंटिटी बताऊंगी। और सेकंड पार्ट में बताऊंगी कि यदि ए के अंदर नॉन जीरो कोई एलिमेंट्स है, ए फॉर ऑल ए नॉन डज नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू डी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट्स बी बिलोंग्स टू डी, एक एलिमेंट्स बी इस तरह से हो कि ए डॉट बी इक्वल टू 1, मतलब बी क्या है, ए का इनवर्स, क्योंकि इनवर्स का ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मिलता है, तो उसको मैंने ए इनवर्स को किससे डिनोट कर दिया है, बी से। क्लियर, तो ये मेरा रहेगा टारगेट कि मुझे 1 बताना है और नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो सब हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। यहाँ पर आपको जो दे रखा था
ए लेकर चलूंगी मैं, लेट ए डज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू डी। क्लियर। तो यहाँ पर डी के जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे आपके, A1 A2 एंड सो ऑन AN। ये सब किसके एलिमेंट्स हैं, हमारे डी के। क्योंकि ए जो मैंने लिया है ए बिलोंग्स टू डी, तो मीन्स ए इन्हीं में से ही कोई एक होगा। क्लियर। क्योंकि बस मैंने नाम उसको ए दे दिया है, तो ए हो सकता है A1 हो, A2 हो, ये हो। तो यहाँ पर वो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी से यदि ए बिलोंग्स टू डी, और ये सब एलिमेंट्स किसके थे, डी के ही थे, तो A1 क्लोजर प्रॉपर्टी से इनका मल्टीप्लीकेशन, A2 अगर ए का A2 के साथ मल्टीप्लीकेशन और ए का AN के साथ मल्टीप्लीकेशन हो, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये सब एलिमेंट भी किस में बिलोंग्स हो जाएंगे, डी में। क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय क्लोजर। तो चूंकि डी का जो मेरा सेट था वो क्या था, A1 डी मैंने क्या लिया था, डी मैंने लिया था A1 A2 AN। क्लियर। अगर आपको ध्यान हो कि आपने i माइनस आई 1 एंड -1 ये हमने जो लिए थे, तो 1 में मैंने i का गुणा करा, मतलब उसी के किसी एक एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करा, तो वापस उसी के एलिमेंट्स हो जाता है। तो बस यहाँ पर भी वही है, क्योंकि i माइनस आई 1 एंड -1 ये फाइनाइट था। तो यदि हमारे पास कोई फाइनाइट सेट होता है तो उसके किसी भी एलिमेंट्स का उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही रिपीटेशन में आ जाते हैं। फाइनाइट की ये प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही है, ए का A1 के साथ मल्टीप्लाई करा, ये वापस डी में आ गए, मतलब जो डी है एक नया सेट बन रहा है, पर एलिमेंट्स बस उसके रीअरेंज कर दिए मैंने, A1 A2 AN। ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते, इसमें भी n एलिमेंट्स हैं, मतलब ये इन्हीं में से ही कोई एक वैल्यू है। क्लियर। तो A1 A2 AN डी को मैंने, ये सब किसके एलिमेंट्स होंगे, डी के ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। क्लियर। अब ये हम बताएंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं डी के, ये दो एक जैसे नहीं हैं, आर ऑल डिस्टिंक्ट, ये सभी भिन्न भिन्न अवयव हैं। एन अवयव सब क्या है, भिन्न भिन्न। अगर सपोज कर लिया, मैंने लिया कि इसके दो एलिमेंट्स यदि बराबर मैंने मान लिए, माना A1 किसके इक्वल A2, तो यहाँ पर्टिकुलर केस हो जाएगा, तो यहाँ हम लेंगे AI इक्वल टू AJ। जैसे मैंने दो एलिमेंट्स यदि मान लिए जहाँ I डज नॉट इक्वल टू J। ठीक है। तो चूंकि रिंग है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हमारे पास विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी है। क्लियर। तो इसको मैं इधर लिखूंगी, तो AAI माइनस AAJ इक्वल टू 0। ए को निकाला मैंने कॉमन, AI माइनस AJ इक्वल टू 0। दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट यदि 0 है और मुझे दे रखा है D इज ए विदाउट जीरो डिवाइजर, और साथ में मुझे ये भी दे रखा है कि A 0 नहीं है, लेके चले ना हम, A डज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू D। तो किसको 0 होना पड़ेगा, तो विच इम्प्लाइज ये 0 नहीं है तो क्या 0 होगा, विच इम्प्लाइज AI माइनस AJ इक्वल टू 0 एंड विच इम्प्लाइज AI इक्वल टू AJ। ये कहता है कि AI इक्वल टू AJ, जो कि गलत है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा था कि D के जो एलिमेंट्स है A1 A2 AN, मतलब जहाँ AI डज नॉट इक्वल टू AJ, ये सब एलिमेंट्स क्या थे, डिस्टिंक्ट थे। तो यहाँ पर ये मिल जाएगा, इसका मतलब AAI विच इज अ कॉन्ट्राडिक्ट, यहाँ लिखेंगे जो कि विरोध है। ठीक है। इसका मतलब ये बताया कि डी के दो एलिमेंट्स बराबर हैं, बट डी के सभी एलिमेंट्स क्या थे, डिस्टिंक्ट थे। तो यहाँ पर AI डज नॉट इक्वल टू AJ ये हो जाएगा, मतलब ये जो एलिमेंट्स है डी के, ये भी क्या है, अलग अलग हैं। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर ये पहला, मतलब ये फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम डी के फाइनाइट एलिमेंट्स लेके चलेंगे। A डज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू D, इसी में से कोई एक एलिमेंट है, इसको मैंने नाम दिया A जो कि 0 नहीं है, उसका इन सभी एलिमेंट्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई करा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से जो एलिमेंट्स आए वही डी में है। क्योंकि ये एलिमेंट्स जी के और डी के तो यही एलिमेंट्स है, इसका मतलब ये सब क्या है, इन्हीं में से कोई एक है। तो ये इस तरह से लिखा मैंने, तो डी को इस फॉर्म में भी लिख लिया है मैंने। तो इससे ये हुआ कि इसके दो एलिमेंट्स बराबर अगर होंगे तो ये रॉन्ग, तो डी के हमने ये सपोज करा है, ठीक है, कि ऐसा होता है, तो ये गलत मिल गया। इसका मतलब दो एलिमेंट्स इसके अलग अलग हैं। क्लियर। तो ये फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया, डी को ये लिया है और डी मीन्स ये भी माना, और इनके सभी एलिमेंट्स को मैंने डिस्टिंक्ट बताया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं करूंगी अब यहाँ पर कि मैं 1 को डी के अंदर बताऊंगी। क्लियर। तो अब मैंने यहाँ पर दे रखा है, चूंकि A डज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू D। अब यहाँ से आपकी थ्योरम स्टार्ट होती है। तो इतना पार्ट आपको यदि इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड लिखा है तो उसमें भी लिखना है। यहाँ से फर्स्ट पार्ट अब चालू होगा। माना A डज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू D एंड A बिलोंग्स टू D लिया मैंने, A बिलोंग्स टू D। ठीक है। तो विच इम्प्लाइज, देखिए
ए जो है वो 0 नहीं है और डी का एलिमेंट्स है। तो मैंने ये दिखाया था कि डी के सब एलिमेंट्स अब किस फॉर्म में थे, डी के सब एलिमेंट्स इस विच इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए के बिलोंग्स टू डी, क्योंकि डी के जो नए एलिमेंट्स थे मैंने इस तरह से लिखे थे A1 A2 एंड सो ऑन AN, मतलब ए के, जहाँ के की वैल्यू क्या होगी, के इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे के की वैल्यू 1 से n तक कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ए यदि डी का एलिमेंट है तो ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो मैंने लिखा देयर एग्जिस्ट ए के बिलोंग्स टू डी सच दैट ए इक्वल टू ए के। क्लियर? वहाँ लिखेंगे हम जहाँ के की वैल्यू क्या है, के इज लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू n, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से a इक्वल टू ए के यदि मैंने लिखा तो मैं a को लिख सकती हूँ A.1 इक्वल टू ए के। क्लियर? तो विच इम्प्लाइज, क्योंकि विदाउट जीरो डिवाइजर हमें दे रखा है तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं a, और यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ए के इक्वल टू 0, और a नॉन जीरो दे रखा है तो किसको जीरो होना कंपलसरी है, इसका मतलब 1 माइनस ए के इक्वल टू 0। ठीक है, विच इम्प्लाइज ए के इक्वल टू 1। तो ए के इक्वल टू 1 मतलब, और के की वैल्यू क्या थी, 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकती थी, तो ये किसका एलिमेंट्स हो जाएगा फिर, बिलोंग्स टू डी। तो ए के इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू डी, मतलब 1 बिलोंग्स टू डी हमने शो कर दिया। तो 1 के डी के अंदर उसका यूनिट एलिमेंट्स है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम दिखाएंगे कि उसके पास आइडेंटिटी है। देखिए अब यहाँ पर सेकंड पार्ट बिल्कुल बहुत इजी है। अब चूंकि हम बता चुके हैं यहाँ 1 बिलोंग्स टू डी, क्लियर, 1 बिलोंग्स टू डी हम बता चुके हैं। तो विच इम्प्लाइज डी के सब एलिमेंट्स किस फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, डी के सब एलिमेंट्स ए के मल्टीपल के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। तो इसका मतलब हो सकता है देयर एग्जिस्ट ए जे लिख लेती हूँ, के पहले लिख लिया तो यहाँ ए जे लिख लिया, बिलोंग्स टू डी सच डेट 1 इक्वल टू ए जे। क्लियर? 1 इक्वल टू क्या हो, ए जे। अच्छा, जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकती है, मीन्स जे इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू n। के नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, n, मतलब जे इनमें से A1 A2 n में से ही कोई एक है। क्लियर? अभी इसको ध्यान से देखिए, 1 इक्वल टू ए जे, तो ए जे क्या हुआ, ए जे को क्या नाम दिया मैंने, ए जे को नाम दे दिया मैंने, ए जे हो गया इसका इनवर्स, किसका, ए का। ए जे किसका इनवर्स हुआ, ए का। तो ए जे को यदि मैंने बोल दिया एक नया नाम बी, तो यहां से हो रहा है 1 इक्वल टू ए डॉट बी, मीन्स विच इम्प्लाइज बी इज अ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। किसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हुआ, ये ए का। मीन्स जहां पर ए क्या था, नॉन जीरो, मीन्स एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स इन डी के जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उन सबका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। यही हमें फील्ड में बताना था। तो यहाँ से हमने बताया कि बी इज ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए। क्लियर? बी ए का गुणन प्रतिलोम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस एवरी A does not equal to 0 belongs to D. There exists B belongs to D such that AB equal to 0. Means D के सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स का उसके पास इनवर्स है। तो इस तरह से D क्या हुआ, D आपका हुआ फील्ड। क्लियर? तो हम नीचे लिखेंगे hence D is a field। तो इस तरह से आपने दिखाया कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। तो ध्यान दीजिए, यदि आपको एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड यदि आता है तो फर्स्ट स्टेप, इसको मैं नाम दे रही हूँ सेकंड स्टेप, और इसको दे रही हूँ थर्ड स्टेप। तो आप फर्स्ट एंड थर्ड लिख देंगे क्योंकि आपके पास में 1 बिलोंग्स टू डी था। ठीक है, अगर इंटीग्रल डोमेन है तो यूनिट एलिमेंट्स था, और यदि आपको पहली वाला स्टेटमेंट आता है तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप तीनों लिखेंगे, उसमें हम 1 को बताएंगे। ठीक है, आप अब इसके बाद में जो नेक्स्ट में बताऊंगी मैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्रमचय, और उसमें बताऊंगी उसके सिलेक्टेड कुछ थ्योरम जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं उनको बताऊंगी। यूनिट है आपकी थर्ड।